जब जमीन को चीरता है ना साहब, तो लगता है कि सीना को चीर कर ये जो कलेजा है ना, इसको बाहर निकालना, वैसा फील होता है जब हमारी ज़मीनों को चीर कर कोयला निकल। यहाँ कुछ परसेंट ऐसे हैं जो आदिवासी है, माइनॉरिटी है, जो अभी भी जेल केम को यानी जयराम महतो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन तक आप कैसे पहुँचेंगे? कि बबुआ गाड़ी तो खूब दली, सबके तो बड्डी गरिया रही मेरा राजनीतिक गाड़ी कहने का मतलब आलोचना, लेकिन मान भी बढ़ैले हैं। मान भी मानिए हम पूरे होश आवास में अब जो भी कसम क्रिया खा के बोलेगा, हम कसम क्रिया खा के बोलेंगे कि हमको इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि एक 20 मिनट का मेरा वीडियो इतना वायरल होगा कि हम इस राज्य में इतना लोकप्रिय होंगे। कसम से बोल रहे हैं, क्रिया कसम खा के बोल रहे हैं। प्रदेश की राजनीतिक छोड़ के फिर केंद्र की राजनीतिक में क्यों? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा हमने ठाना उन समस्याओं को सीधे बटोर के बैग बना के अगर हम संसद में जीतते हैं तो बैग बनाकर घुसेंगे संसद में, रखेंगे कि इन कागजों का इंसाफ कौन करे। झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। 24 साल जिसमें झारखंड की मांग हो रही थी, उस वक्त झारखंड में एक अलग मांग को लेके एक अलग गर्माहट थी, और वही गर्माहट जब झारखंड 22 साल का हो गया, वही गर्माहट फिर से आया। और उस समय जो गर्माहट थी वो झारखंड अलग करने को लेके थी, झारखंड अलग राज्य मांग को लेके थी। उसके बाद जो गर्माहट आई, 22 सालों के बाद जो गर्माहट आई, झारखंड नवनिर्माण को लेके आई। और झारखंड नवनिर्माण को लेके पारसनाथ की तराई में बसा एक गांव, एक सुदूर गांव मानटाण से एक लड़का निकलते हैं। झारखंड की माटी की खुशबू को वो समझते हैं कि आखिर में 22 सालों में क्या कुछ मिला, और उसे समझने के बाद फिर वहाँ से एक उलगुलान उठता है, और वो उलगुलान प्रदेश ही नहीं पूरा देश की सियासत को गर्म कर देता है। जिस समय सियासत पूरी ठंडी थी, उस समय एक नौजवान उठता है, और वो नौजवान लड़का जो है पूरा सियासत को गर्म कर देता है। आइए मैं उनसे ही कुछ बात करता हूं, चूँकि वो शुरुआत करते हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से, और फिर वहाँ से वो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बनाते हैं, और पार्टी से सीधा सफ़र आता है सांसद लड़ने तक का। गिरिडीह लोकसभा से फिलहाल सांसद का चुनाव लड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं, सीधा आपको रूबरू करवाते हैं टाइगर जयराम महतो से। जयराम जी जोहार आपका। जोहार दादा, आपका भी बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद आपका। 22 सालों में किसी ने सोचा था कि झारखंड की नवनिर्माण की ज़रूरत पड़ेगा, और आप जो है फिर देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, सोच हर कोई रहा था। जब से ये झारखंड राज्य अलग हुआ, लोगों ने 2-4 साल देखा कि इस अलग राज्य में हमें मिल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, लोगों ने पाया कि खनिज हमारी लूट दी गई, हमारी नौकरियों को बेचा जाने लगा, हमारे जो हक अधिकार है उनको अन्य प्रदेशों को सौंपा जाने लगा। तो ये चीज़ें हर किसी के माइंड में थी कि झारखंड नवनिर्माण की बात हो, झारखंड अलग हुआ है पर झारखंड वास्तविक रूप में आज़ाद होने की बात हो, ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन एक सवाल ये भी था, वो जो कहते हैं कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, यानी इतना आसान नहीं है कि एक सिंडिकेट इस राज्य में काम कर रहा है, गैर झारखंडियों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, उस सिंडिकेट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। वही धनबाद जैसे क्षेत्र में जहाँ पूरी तरह से गैर झारखंडियों का दबदबा है, बोकारो जैसे क्षेत्र में जहाँ पूरी तरह से गैर झारखंडियों का दबदबा है, तो यही विषय सबके सामने था। हर कोई चाहता था, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, या किसी भी विभाग का आदमी हो, वह किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी ही क्यों ना कर रहा हो, शोषण उसका हो रहा है, क्योंकि उसके अब जो बॉस हैं वो गैर राज्यों के हैं। तो कुल मिलाकर हर कोई चाह रहा था कि नवनिर्माण की बात हो, बात ही ना हो कोई लड़े सड़क पर। लेकिन वो मौका इस नौजवान को नियति ने दिया, इस नौजवान को विधाता ने, इस नौजवान को प्रकृति ने दिया कि जाओ बेटे तुम आगे जाओ। नहीं तो एक सीधा सा सवाल है भाई साहब कि आज जयराम महतो यहाँ तक कैसे आता, क्यों, आखिर जयराम महतो ही क्यों, और यहाँ तक कैसे? वही सवाल है कि जयराम महतो क्यों। आपको वो डर नहीं लगा कि देखिए यही झारखंड में झारखंड नवनिर्माण की आवाज़ को, भले झारखंड अलग राज्य हो गया, लेकिन उसकी जब नवनिर्माण की बारी आई तो उसकी नवनिर्माण की आवाज़ को बुलंद करते करते कई लोग बलिदान दे दिए, शहीद हो गए।
जयराम की भी बारी हो सकती है, फिर जयराम ने ये कदम क्यों उठाया? बिल्कुल इस संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से संबंध रखता हूं वो धनबाद और गिरिडीह की सीमा है। और कहीं ना कहीं अगर आप 20, 25, 30 साल पीछे जाते हैं तो विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड A.K. रॉय गुरुजी के नेतृत्व में बहुत ही अनगिनत आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में उस दरमियान बहुत सारे असंख्य लोगों का बलिदान गया, जिनमें शहीद मणिन्द्र नाथ मंडल, शहीद नेपाल रवानी, शहीद रसिक हांसदा और शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद सुदन महतो, अनगिनत ऐसे अनगिनत लोग थे जिनकी हत्याएं हुई, जिनका कत्ल कर दिया गया, बस इसलिए क्योंकि वो झारखंड के थे और झारखंडियों के साथ जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे और लड़ाई छेड़ के रखे थे। तो लिहाजा ये स्वाभाविक है, ये डर होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि डर नहीं है वो गलत है, डर है, लेकिन उस डर को हम लोग कहीं ना कहीं जीतने के लिए बाहर निकले हैं। उस डर के साए में जो लोग जी रहे हैं उस डर के साए को ख़त्म करने के लिए बाहर निकले हैं। और आज देख सकते हैं धनबाद जैसे ऐतिहासिक सीट पर आज एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा, तो कहीं ना कहीं उस डर को हमने चैलेंज किया, तभी ये बदलाव दिखा। नहीं तो कोई नेशनल पार्टी, मैं देखिए जिस शख्स को टिकट मिला मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, चूँकि उस विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूँ। समर्थन करता हूँ कि नहीं करता हूँ ये अलग विषय है, लेकिन एक डर का माहौल था ना झारखंड के लोगों में कि धनबाद जैसा लोकसभा सीट में खतियानी 1932 वाला कैसे आएगा, आसान नहीं था। कभी समरेश सिंह जी को गया था, लेकिन उसके बाद हमेशा जो इस राज्य के नहीं उनका एक दबाव, एक कंट्रोल में था वो। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैंने जिस चैलेंज को स्वीकारा कि जो कोयलांचल की मिट्टी में जो डर भय उत्पन्न है गैर झारखंडियों के दबदबे से, उनके साम्राज्य से, कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ ने, मेरी बुलंद आवाज़ ने, मेरे निर्भीक स्वभाव ने उस डर को खुद बहुत हद तक कंट्रोल किया। तो डर हमें भी आना लगना स्वाभाविक होता है, लेकिन उस बात का हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जिस मिट्टी से परवरिश में रहा हुआ है वह मिट्टी ही शहादत की मिट्टी है, वह मिट्टी ही आंदोलनकारियों की मिट्टी है, अतः वह भय मुझे नहीं लगता है। स्कॉर्पियो के छत पे छलांग लगा के जयराम हर बार कहते थे कि बाहरी भीतरी ना चल तो 1932 खतियान लागू करो। हालांकि 1932 खतियान की जो आवाज़ है भले ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडा दिख रहा है, लेकिन बाहरी भीतरी नहीं चलतो तो वो चीज़ें देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जो कैंडिडेट दिए हैं, वहाँ भी वो सुर, वो आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। क्या इसमें जयराम? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले चतरा में देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय आए हुए थे, उनके सामने खड़ा होकर कैंडिडेट का विरोध कर देना ये तो आसान बात नहीं था। 70 सालों के इतिहास में ये परिवर्तन तो आया है कि एक नौजवान ने आवाज़ बुलंद किया है और उसकी आवाज़ से लाखों आवाज़ बुलंद हो चुकी है कि माननीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि बाहरी सांसद ना चल तो गलत बात नहीं है। पहला बात, हमने बाहरी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो बाहरी सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ रहेगी। क्यों बना झारखंड? अगर पटना से आके यहाँ प्रोमोट होंगे, छपरा से आके यहाँ प्रोमोट होंगे, माने कलकत्ता और हरियाणा से लोग और बलिया से लोग अगर यहाँ प्रमोट होंगे विधायक सांसद के रूप में, तो इससे राज्य के अलग होने का मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए देखिए, बाहर के लोग रोजी रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और 10-15% जो संवैधानिक हिस्सा है सरकारी नौकरियों में भी एकदम स्वागत है। लेकिन भैया, जब हमारा कोई भी शख्स, आज तक महाराष्ट्र में हम लोग 5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं कही, क्योंकि भाई महाराष्ट्र को हम समझते नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों का है, वहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा, वहाँ लोगों की पीड़ा को समझने के लिए वहाँ का व्यक्ति होना चाहिए। तो वही आज हमारे साथ हुआ और हमने स्पष्ट पुनः कहेंगे कि भैया, बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो यहाँ सांसद के रूप में है, विधायक के रूप में है, जो यहाँ के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, भाई उनसे हमारी लड़ाई है। चलिए, आपकी जो आपने स्कॉर्पियो की छत से जो भी आवाज़ दी है, वो आवाज़ आज कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां मान रही है, और यहाँ के जो ग्राम स्थानीय है वो आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं, चाहे वो जिस पार्टी में हो, चाहे वो जिस राष्ट्रीय पार्टी में हो, क्षेत्रीय पार्टी में हो, वो वहीं रह के वहीं उसका विरोध भी कर रहे हैं, भले वो आपके साथ रहे या ना रहे। लेकिन जयराम महतो जब आंदोलन में थे, तो आंदोलन से ऐसा क्या लगा कि वो धीरे धीरे राजनीति में आ गए, सांसद चुनाव तक आ गए? बिल्कुल, आपके दोनों सवालों का उत्तर। सबसे पहला बात कि बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में भी जो हम लोग की आवाज़ स्कॉर्पियो के छत से गया, वो उनके मस्तिष्क तक गया। मैं नाम ना लेते हुए, एक शख्स जो अभी वर्तमान में सांसद का चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, उस शख्स ने हमें आज से 6 महीना पहले कहा था, एक कार्यक्रम के दौरान उनसे हमारी भेंट हो गई, आमना सामना हो गया, तो उन्होंने कहा कि बबुआ, गाड़ी तो खूब दली,
सबके तो बड्डी गरिया रही मेरा राजनीतिक गाड़ी कहने का मतलब आलोचना लेकिन मान भी बढ़ैले मतलब आज हमनी के जो योग्यता नहीं होने के बावजूद बाहर के लोग यहाँ काबिज हो जाते थे, आज झारखंड के लोगों पर एनडीए जैसी पार्टियां, यूपीए जैसी पार्टियां ध्यान दे रही है। ये उस शख्स ने स्वीकार किया जो वर्तमान में संसद के चुनाव लड़ेंगे। तो अब आगे आपका दूसरा सवाल जो आपने किया कि आज हम लोग जिस परिवेश में आए हैं कि आखिर एकाएक हमें राजनीति में क्यों आना पड़ा। जी, हम लोग जब भाषा का आंदोलन हुआ, परीक्षा का मामला था, और यकीन मानिए हम पूरे होश हवास में, अब जो भी कसम क्रिया खा के बोलेगा, हम कसम क्रिया खा के बोलेंगे कि हमको इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि एक 20 मिनट का मेरा वीडियो इतना वायरल होगा कि हम इस राज्य में इतना लोकप्रिय होंगे। कसम से बोल रहे हैं, क्रिया कसम खा के बोल लेते हैं कि हमको कभी आभास नहीं था। हम बस इतना सोचे थे, जैसा इससे पहले भी मूवमेंट होता था, और ऐसा बात नहीं कि उससे पहले हम मूवमेंट में नहीं गए हैं, हम होमगार्ड के आंदोलन में गए हैं, वहाँ भी मैंने भाषण दिया है, वहाँ भी मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया है। लेकिन चूंकि होमगार्ड 200, 250, 500 लोगों का मामला था, हम कुड़माली भाषा, संथाली भाषा, कोटा भाषा की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में आंदोलन के दरमियान गए हैं। लेकिन उसमें 10-15 स्टूडेंट थे और किसी में 2000 थे, किसी में 5000 स्टूडेंट थे। लेकिन चूंकि वो एक क्षेत्र का आंदोलन था, एक भाषा का आंदोलन था। लेकिन इस बार जो हमने आंदोलन किया ये सीधा था झारखंड वर्सेस गैर झारखंड, और इसमें भी लड़ाई नहीं होती। अगर गैर झारखंड के लोग, जैसे हमारे लोग बाकी प्रदेशों में रहते हैं, अगर उस स्वभाव से वे लोग रहते हैं एक नियमता, तो ये कभी नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं वो दबाव बनाकर रहते हैं हमारे हर चीज़ों पर, उन्होंने कंट्रोल किया, खासकर इकोनॉमी की चीज़ों को। जहाँ से हम 2 पैसा कमा सकते हैं वहाँ कंट्रोल है उनका। कोयला पे उनका कंट्रोल है, बालू में उनका कंट्रोल है, तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, सब उनका कंट्रोल है। आंदोलनकारी राजनीति में क्यों? इसीलिए चूंकि आंदोलन करके अगर आंदोलनकारी चुप बैठ जाते हैं, चूंकि भारत देश आंदोलन से नहीं राजनीति से चलता है। आंदोलन तो भाई कभी कभार होता है जब मांगों को नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि ये देश संवैधानिक है और यहाँ प्रमुख चीज़ है वो राजनीति है। तो राजनीति में फिर अगर वही लोग स्थापित होंगे जो लोग आंदोलन को किनारा करते हैं, जो लोग यहाँ के लोगों के बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, अगर वही लोग फिर राजनीति में स्थापित होंगे, तो इसीलिए मेरा मानना था कि आंदोलनकारी को राजनीति में आना चाहिए और उसी सोच के साथ आना चाहिए, तभी बदलाव और परिवर्तन होगा। और ये निर्णय हमने तब लिया जब हम लोग बहुत सारे धरने पर बैठने लगे, जब बहुत सारे मूवमेंट में हम लोग बैठने लगे, कहीं 15 लाख 20 लाख, तो कहीं 10 को मजदूर को फिर नया लगवा दिए, उसका नौकरी 2 महीना से नहीं था, तो फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग लगभग बहुत सारे मूवमेंट में बैठे हैं, लगभग सैकड़ों मूवमेंट में बैठे हैं। तो वहाँ से लोगों के कानाफूसी में एक मैसेज आया, चाय की दुकान से एक मैसेज आया, गाँव के चौपाल से एक मैसेज आया, मोबाइल देखते हुए बूढ़ों का 80-90 साल का बूढ़ा, और ये बोल रहा है कि ये लड़का कुछो नहीं है और इतना मजबूती से बात को रखता है, ये 16 लाख का मुआवजा दिला देता है। तो ये लड़का लोग अगर सदन में चला जाता है विधायक सांसद बन के तो बहुत बढ़िया होगा। ये एक आवाज़ वहाँ से आने लगी, चाय की दुकान से, चौपाल से, खेत खलिहान से, खेतों की पगडंडियों से ये आवाज़ आने लगी। तब हम लोगों ने कहा कि जब जनता की आवाज़ है, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि बाबू जागवाल है तो अब तोरा यहाँ अगुवाई करे, तो फिर हमने के सुते नहीं छोड़ दियो। तो ये जब माहौल क्रिएट हुआ तो हमने कहा ठीक है कुछ दिन समय दीजिए, क्योंकि हम लोग राजनीति करने की इच्छा नहीं है। मतलब कि जनता की आवाज़ आई, उनकी भावनाओं को आपने समझा और आप राजनीतिक में आए। लेकिन प्रदेश की राजनीतिक छोड़ के फिर केंद्र की राजनीतिक में क्यों? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। मेरा एक छोटा सा कमरा है जिसमें हमको लगता है 700 से 800 इतने मोटे मोटे फाइल हैं। वो सारे फाइल हैं ज़मीन से संबंधित, वो सारे फाइल। एक मतलब मेरा एक बेड, एक बिस्तर ही ऐसा तैयार हो चुका है जिसमें बिस्तर ना होके केवल कागजों की फाइल है, और उनमें शिकायत है बीसीसीएल का, उनमें शिकायत है सीसीएल का, उसमें शिकायत है जमीन अधिग्रहण करने का। तो जमीन का जो विषय है, भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है, वो कानून देश का होता है, वो सेंट्रल का विषय होता है। कोल इंडिया का जो विषय है वो सेंट्रल विषय है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया और इस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से सोचा कि ठीक है राज्य को तो हम लोग संभालेंगे ही, राज्य में हमारी एंट्री तो होगी ही, लेकिन लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ा जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या हमारा लोकसभा प्रभावित करता है, जो हमारा जमीन से संबंधित मुद्दा है, जो लोकसभा का विषय है, जो केंद्र का विषय है। इसलिए हमने इस बात को ठाना। अभी उदाहरण के लिए आज देखिए, बताइए जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं गिरिडीह में, यहाँ भी शायद सीसीएल है, एक हिस्सा है गिरिडीह का जहाँ कोयला मिलता है, सीसीएल है। यानी गिरिडीह में सीसीएल, धनबाद में बीसीसीएल, बोकारो में सीसीएल, रामगढ़ में सीसीएल और देवघर और गोड्डा में एसीएल।
यानी 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। और बताइए, हेडक्वार्टर कलकत्ता है, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता है। अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो होता तो मेरे पास जो एक कमरा बन चुका है फाइलों का, वो फाइल मेरे पास नहीं आती, उस हेडक्वार्टर तक जाती। तो इसीलिए चूंकि कागज मेरे पास आया है तो ये बंदा अब संसद में जाएगा और उन कागजों का हिसाब संसद में बैठे लोगों से मांगेगा कि हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्या कर रहा है। एक नौजवान के पास इतना कागज आया है तो सोचिए बाकी विधायक सांसद के पास कितना कागज गया होगा। अगर वे रखे होंगे तो हमने सब रखा है। एक कमरा मेरा भर चुका है जमीन विवाद की समस्याओं को सुन सुनकर, पढ़ पढ़ कर। इसीलिए हमने ठाना उन समस्याओं को सीधे बटोर के बैग बनाकर, अगर हम संसद में जीतते हैं तो बैग बनाकर घुसेंगे संसद में, रखेंगे कि इन कागजों का इंसाफ कौन करेगा। इनका है इंसाफ तभी होगा जब हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो होगा। जमीन हमारी गई है, कोयला हमारी जमीनों पर है। जब जमीन को चीरता है ना साहब, तो लगता है कि सीना को चीर कर ये जो कलेजा है ना, इसको बाहर निकालना, वो ऐसा फील होता है जब हमारी जमीनों को चीर कर कोयला निकालता है। लेकिन फिर भी हम विकास के नाम पर चुप रहे हैं। चलो भाई, विकास का मामला है, देश की उन्नति का मामला है, देश की अर्थव्यवस्था का मामला है, देश की जीडीपी का मामला है, लेकिन आज हम तो सवाल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ठाना कि लोकसभा में हमारी एंट्री उन कागजों का हिसाब लेने के लिए होगा, उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे साथ अन्याय, जुल्म, शोषण किया। हमने कलेजा चीर कर अपनी कलेजी दे दिया इस देश को, और बदले में इस देश ने हमारे साथ किया। इसीलिए उन चीजों का हिसाब मांग ले हम लोग सेंटर जाएंगे। लेकिन गिरिडीह लोकसभा ही क्यों? बिल्कुल अहम सवाल। मेरा दिल आज भी धनबाद को प्रीफर करता है, सोते जागते हर जगह। लेकिन चूंकि गिरिडीह मेरा खुद का लोकसभा है, मैं पहला चुनाव बोरो नहीं लड़ूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हजारीबाग में भी लोग एक्सेप्ट करेंगे और अभी रांची भी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। जब कोल्हान की भी एक सीट पे लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और धनबाद भी लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम पहला चुनाव अपनी मिट्टी से लड़ें, पहला चुनाव अपने बूथ से लड़ें। अपना बूथ मजबूत तभी आप मजबूत रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ठाना कि मैं पहला चुनाव अपने बूथ से लड़ूं और अपनी इस अंगुली में इस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सबसे खूबसूरत श्रृंगार को करते हुए, नीले रंग की स्याही को लगाते हुए मैं खुद को पहला वोट दूं। इसीलिए मैंने गिरिडीह लोकसभा को प्रीफर किया है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। बाकी कई सीटों पे आपने प्रत्याशी जेएलकेएम के द्वारा दिए हैं। हाँ बिल्कुल, चतरा में दिए हैं, हजारीबाग में दिए हैं, कोडरमा में दिए हैं, सिंहभूम में दिए हैं और रांची और दुमका में भी हम लोग देंगे। आप मतलब और भी आगे दीजिएगा। जी बिल्कुल। चलिए एक चीज़ आते हैं, गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो अभी यहाँ काफ़ी आप ज़ोरों शोरों से गलियों में घूम रहे हैं, जनता के दरवाजे तक आप पहुँच रहे हैं, उनसे जो भी है संगठन को लेके या उससे आशीर्वाद, जन आशीर्वाद आप ले रहे हैं। यहाँ कुछ परसेंट ऐसे हैं जो आदिवासी है, माइनॉरिटी है, जो अभी भी जेएलकेएम को, यानी जयराम महतो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन तक आप कैसे पहुँचेंगे? देखिए, उन तक हम लोग पहुंच रहे हैं और निश्चय ही हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हर एक वर्ग, हर एक तबका के लोग जो एजुकेटेड हैं, जो झारखंड में दूरदर्शी सोच रखते हैं कि आने वाला 20 साल का फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं, वे लोग हमारे साथ में हैं और उन्होंने विश्वास जताया है कि गाँव-गाँव हमारे लिए जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, अपने समूह के, अपने समाज के लोगों को हमारे पक्ष में मतदान करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। वो लोग कहते हैं कि जयराम महतो हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी लाए हुए हैं? देखिए, हमारे लिए तो सबके लिए स्ट्रेटजी है। जब हम लोग जगह में आएंगे, देखिए जैसे जैसे हमारा कद बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी, वैसे से हमारी विवेक, बुद्धि, हमारे सूझबूझ में विस्तार होगा। तो जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा, हम अभी से आपके लिए क्या करें? अभी बताइए, नहीं होने के बाद भी हम लोग बहुत कुछ किए। आपका कुछ दिन पहले कोल्हान का मामला था, जहाँ जो 16 लाख का हम लोग मुआवजा दिलाएं, वो भूमिज परिवार के थे। भूमिज यानी आदिवासी परिवार के शख्स थे। तो ऐसा नहीं है, हमने सबके लिए किया है। रामगढ़ में जो हम लोग आंदोलन धरने पर बैठे, जहाँ सुने 10-15 नौजवानों का हमारा एफआईआर भी हुआ, वो अल्पसंख्यक समाज के बेटे थे। तो हम हर किसी के साथ खड़े हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी है हम लोग वहाँ जाके खड़े हुए हैं। आदिवासी समाज का कुछ हिस्सा पारसनाथ की तराई में रहते हैं, वो आज भी पानी पीने को मजबूर है। कोई तो नदी से पीते हैं, उनको नदी भी भेंट नहीं है। वो ऐसे जगह पे सुदूर क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत मुश्किल है। अभी तक 24 साल के झारखंड में उन तक ना जल जीवन मिशन पहुंच पाया है, ना और कुछ पहुंच पाया, जबकि अरबों रुपया ख़त्म हो चुकी है। तो उसके लिए जयराम कभी मसीहा बन के या उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी लाए हैं? देखिए, मैं बढ़िया सवाल आपने किया। आप 2.5-3 साल पीछे चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल में वो वीडियो भी होगा।
वहाँ रिपोर्टर नहीं, फर्स्ट टाइम हम एक गांव में पहुंचे थे, उसको सतकठिया गांव बोलते हैं। वो आदिवासी संथाल बंधुओं का गांव है। उस गांव में आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, और मतलब हम तो हैरान हो गए कि उस गांव में एक कॉपी कलम तक नहीं मिला था। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो एकदम पहाड़ के ऊपर, परासनाथ की थोड़ी ऊपर जाके वो गाँव है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आज आंदोलन से पहले उस गाँव में को हमने संज्ञान में लिया है कि यदि हम लोग, और किस तरह संज्ञान में लिया है कि हम लोग चूंकि नौजवान हैं, हम लोग का एक टीम चलता था, युवा साथी संगठन। हम लोग नीडी लोगों की अगर मदद करते थे, बहुत सारे ट्रस्ट के माध्यम से, बहुत सारे चैरिटी हैं या फिर हमारे ऐसे दोस्त हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग सहयोग करते थे। तो उसी दरमियान हमारे ध्यान में आया कि एक गांव है जहां कोई नहीं जाता है, तो बाकायदा हम चढ़े और एक बार नहीं 4-5 बार गए। तो प्लानिंग हमारी शुरू से है और नियति ने हमें चुन भी लिया है, उसी क्षेत्र से चुना है। तो निस्संदेह जब हम लोग जगह में होंगे, उन गाँवों की तस्वीर को और तकदीर दोनों को बदलेंगे। बदलिएगा, मतलब वो भरोसा उन जो आदिवासी समाज है, जो कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको ये भरोसा आप देते हैं कि बिल्कुल, हम तो वहाँ खुद बच्चों को पढ़ा रहे थे। अगर हम 1 घंटा भी के लिए गए तो बच्चों को पढ़ाएं, वो बच्चे आप आई थिंक मतलब चिन्ह भी नहीं पहचान पा रहे थे कि कबूतर कौन है, एप्पल कौन है। इस परिस्थिति में वो गांव है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जो एक दुल्हन, आज भी ऐसा है। वहाँ जो दुल्हन आती है विवाह होके, वो पैदल आई थी गाँव में। 3 किलोमीटर जी। मुझे पैदल चलना पड़ा था वो गांव के लिए। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, यानी उस गांव को हमने संज्ञान में ऐसे 3 साल पहले लिया है, जब हम लोग राजनीति की सुगंध भी नहीं ले रहे थे। लेकिन किस माध्यम से लिया था कि एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक टीम यूनिट के माध्यम से। बाकायदा हमारे प्रोफेसर हैं MK पांडे जी, PK रॉय कॉलेज में, उनसे भी हमने बात किया कि सर क्या ऐसी कोई आप लोग की टीम या व्यवस्था है जो उस गांव को कुछ फेवर कर सके। उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो चर्चा परिचर्चा हो, तो हम लोग तैयारी कर ही रहते हैं। तब तक ये मूवमेंट हुआ और हम किसी और अन्य रास्ते पर आ गए। ये सवाल आपसे पूछना इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि मैं वहाँ गया हूँ, 40 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, बज़ाब्ते मैंने बहुत से लोगों को दिया हूँ, सरकार को जो है वर्तमान में उनको टैग भी किया हूँ, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इतनी तस्वीर दिखाने के बावजूद भी। तो जयराम मातो उस क्षेत्र से आते हैं, वो माउंटेन की धरती से आते हैं जो पारसनाथ से कनेक्ट है, उसकी तराई से जुड़ी हुई है। तो जयराम मातो तो इस चीज़ को बेहतर जान पा रहे हैं, उनके दर्द को। आज भी वो सब कहते हैं कि कोई नेता जो हमारे पास नहीं आता है, आज भी वो दर्द में है। तो ये दर्द को जयराम मातो कैसे करेंगे और उनके वोट को या फिर उनका सारथी कैसे बनेंगे, उनका हमसफर कैसे? क्या उनका वोट हमारा पहला लक्ष्य नहीं होगा, उनका विकास हमारा पहला लक्ष्य होगा। और हम लोग निश्चय ही उस गांव में पुनः एक दिन प्रयास करेंगे और जाएंगे, और निश्चय उस गांव की जो क्या समस्याएं हैं उनको पॉइंट आउट करके हम लोग लेकर भी आएंगे। और चुनाव हार के बाद भी, हार जीत तो अलग विषय है, अगर हम लोग का पक्ष में परिणाम ना भी होता है, उम्मीद है कि ऐसा ना होगा, पक्ष में ही होगा, लेकिन फिर भी उस गांव के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। गांडे उपचुनाव होना है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है, भाजपा ने भी प्रत्याशी दे दिया, क्या JLKM जयराम मातो भी प्रत्याशी दे रहे हैं? देखिए, चर्चा में है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग असमंजस में इसलिए आ गए कि लोकसभा का भी चुनाव है और उसी टाइम उसी दिन हजारीबाग में, चतरा कोडरमा में लोकसभा का वोटिंग भी होना है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हम लोग प्रत्याशी देंगे और बाकी जो हमारी टीम के यूनिट हैं वो उसको हैंडल करेंगे। आपके लोकसभा की तैयारी क्या है? बहुत बेहतर है, और हालांकि प्रशंसा अपनी खुद की नहीं करेंगे और ना, लेकिन बाकी लोग हमको लगता है कि अभी कदम रख रहे हैं और हम आधा लोकसभा का दौरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी विचारधारा गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, लोगों का समर्थन, आशीष मिलना प्राप्त हो चुका है, इसीलिए बाकी लोग बौखलाए हुए हैं। आज भी लोग संशय में हैं कि जयराम मातो इतनी लोकसभा में सीट दे दी, आखिर में फंड कहाँ से आ रहा है? तो आज भी लोग जो है चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर से राजनीतिक की बड़ी पार्टियां जयराम मातो को फंडिंग कर रही है। नहीं। ये मैं नहीं, ये लोग की चर्चा की सवाल है। नहीं, देखिए, हमने जिनको भी टिकट दिया है, जिनको चुनाव लड़वाए हैं, उनको हमने एक ही लाइन कहा है कि आर्थिक स्थिति आपको हैंडल करना होगा। कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, हम 2 दिन सभा कर देंगे, भैया कहाँ से खर्चा पानी होगा, क्या करना है वो आपका जिम्मा है। आप चावल लीजिए, आप धान लीजिए, आप साग सब्जी घर से उठाइए, वो आपका विषय है। चलिए, आपका शुक्रिया, जोहार भी। साथियों, जो भी सवाल आपके थे, चाहे वो पारसनाथ की तराई से मेरे पास वो सवाल आए, चाहे वो आपका कि फंडिंग कहाँ से आता है, इतना क्या तैयारी है, वो सारी चीज़ें हमने आप तक रखा है। बाकी क्या लगा जयराम के विचार से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अगली कड़ी में मैं मिलूँगा। और कोई सवाल अगर आपका हो गिरिडीह लोकसभा को लेके कि और कोई क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए, अब हमें कमेंट करिए, दोबारा वो जवाब के साथ मैं हाजिर रहूँगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।